Okay, good afternoon, everyone. Now, yesterday we had started with this particular right, correct? Right of stoppage of goods in transit. ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. So this is the seller, right? And the seller gives the goods to whom? Gives the goods to seller's agent. और ये सेलर का एजेंट गुड्स को बायर के पास लेके जाता है. ठीक है, सेलर ने गुड्स किसको दिए हैं? सेलर ने गुड्स अपने ही एजेंट को दिए हैं. सो नाउ दिस एजेंट इज गोइंग एंड डिलीवरिंग इट टू द बायर. बीच रास्ते में सेलर इन्फॉर्म्स हिज एजेंट टू स्टॉप, okay, to stop over there or return back, और return back. और वो क्यों कहता है उसे रुक जाने के लिए? Because seller gets the information that buyer has become insolvent. Correct? ये हमने कल पढ़ा था. So when you are exercising this particular right of stopping while the goods are in transit, correct? बीच रास्ते में गुड्स जा रहे थे, ठीक है, और आपने अपने एजेंट को रुकवा दिया. सो व्हाट डज दिस मीन? यू आर एक्सरसाइजिंग विच पर्टिकुलर राइट? यू आर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स विच आर इन ट्रांजिट. ये जो वर्ड है ट्रांजिट, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो अगर एक और हम एनालिसिस करें आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर राइट, when seller gave the goods to his agent, जब सेलर ने वो गुड्स अपने एजेंट को दे दिए, he loses his right of lien. करेक्ट? जब ये गुड्स हैंड ओवर कर देता है अपने एजेंट को, तो कौन सा राइट खत्म हो जाता है? लीन वाला राइट खत्म हो जाता है. लीन वाला राइट खत्म हो जाता है. और कौन सा राइट चालू हो जाता है? स्टॉपेज वाला राइट स्टार्ट हो जाता है. So if we come to a conclusion that when right of lien is terminated, the right of stoppage begins. Correct? हमको यहाँ पर नीचे एक डिफरेंस भी दिया हुआ है. See this particular difference, इसमें ये पॉइंट होगा कि जहां पर राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है, वहां से राइट ऑफ स्टॉपेज स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ वन राइट इज इक्वल टू द द बिगिनिंग ऑफ अनदर राइट. ठीक है, अब हमको इसके रूल्स वगैरह देखने हैं. ओके, अगर मैं कहूं ये जो स्टॉपेज वाला जो राइट है, द स्टॉपेज वाला राइट, अगर इसका हमको ड्यूरेशन जानना है, इसका हमको अगर ड्यूरेशन जानना है, ओके, वी आर सोलली टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन. ड्यूरेशन का मतलब क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज है, ये कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक खत्म होता है? जैसे अगर मैं हमने लीन में डिस्कस किया, लीन स्टार्ट कहाँ से होगा? जैसे ही गुड्स सेलर के पास होंगे, उसके कस्टडी में होंगे, उसके पोजेशन में होंगे, राइट ऑफ लीन स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही सेलर वो गुड्स उठा के कोई एजेंट को दे देगा या उसके बायर को दे देगा, तो राइट ऑफ लीन वहां पर खत्म हो जाता है. सो when we are speaking specifically of right of lien, we know the commencement till the end. करेक्ट? तो सिमिलरली अगर मैं स्टॉपेज की बात करूं, सो व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन? ओके, सो देखो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. सो कमेंसमेंट इज गिवन इन फर्स्ट लाइन और एंड इज गिवन इन द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, मतलब राइट ऑफ स्टॉपेज यहां से स्टार्ट होगा. फ्रॉम द टाइम they are delivered to a carrier for the purpose of transmission to the buyer till the buyer takes delivery from the carrier. मतलब क्या? अगर हम अपने एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करके देखें, सी व्हाट डिड आई टेल यू, ये सेलर है, इसने गुड्स किसको दिए हैं? अपने एजेंट को दिए हैं.
ये लेके जाता है गुड्स किसके पास? बायर के पास। तो राइट ऑफ स्टॉपेज आप कहां पर अप्लाई करोगे? यहां पर, बीच रास्ते पर। करेक्ट, दिस इज द पॉइंट वेर यू विल अप्लाई राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स। तो ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स है, ये स्टार्ट कहां से हुआ? फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर, मतलब सेलर ने जैसे ही ये गुड्स एजेंट को दिए, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है और कहां तक एक्सटेंड होगा? टिल द बायर टेक्स डिलीवरी, मतलब यहां तक, राइट? इसको ही हम बीच रास्ता कह रहे थे कल भी। सो दिस ड्यूरेशन, this is the duration from the time they are delivered to a carrier till the time it reaches to the buyer. इसको हम क्या कहते हैं? बीच रास्ता। करेक्ट? तो this is the duration of right of stoppage of goods। मतलब अगर यहाँ पर ये बीच रास्ते पर ये कहीं पर भी अगर ड्यूरेशन में गुड्स हैं, तो आप राइट ऑफ स्टॉपेज अप्लाई करके अपने एजेंट को बोल सकते हो कि वहीं पर रुक जाओ या वहां से वापस आ जाओ। ठीक है? अगर गुड्स एक बार बायर को मिल गए तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। करेक्ट? होके कहां तक खत्म होता है ये हमने ड्यूरेशन में पढ़ा। ठीक है? फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू वेयर इट एंड्स, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। now this is also an important point, modes of exercising right of stoppage। ठीक है? अब मैंने ये एक्चुअली खैर पहले डिस्कस कर दिया है। जैसे ही सेलर ये गुड्स अपने एजेंट को देगा, ठीक है, ये एजेंट लेके जाता है किसके पास? बायर के पास। करेक्ट? सो दिस इज, ये हमने ये वाला जो पीरियड है इसे हमने कहा दिस इज कॉल्ड एज, इसको हमने बीच रास्ते में कहा। ठीक है? अगर जैसे ही गुड्स यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं या यहाँ पर है, तो हम क्या कहेंगे? गुड्स आर इन ट्रांजिट। करेक्ट? तो हम राइट ऑफ स्टॉपेज अप्लाई कर सकते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज स्टार्ट कहां से होता है? टिल द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर टू द टाइम इट रीचेस द बायर। मतलब अगेन यही वाला जो ट्रांजिट वाला ड्यूरेशन है उसको ही हम कहेंगे। राइट? तो सपोजिटली जब ऐसे एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, एजेंट सपोज यहां पर पहुंच गया है। ठीक है? एजेंट यहां पर पहुंच गया है। ठीक है? तभी सेलर को एक इंफॉर्मेशन आती है दैट बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो सेलर अपने एजेंट से क्या कहेगा कि या तो आप वहीं पर रुक जाओ, ईदर यू स्टॉप ओवर देयर ऑब्लिक यू रिटर्न। करेक्ट? यही मैंने आपको बताया था कल भी कि या तो वहीं पर आप रुक जाओ, ठीक है, एंड कीप द गुड्स इन योर पोजेशन, और यू कम बैक। तो देखो यही दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कि आप ये जो राइट है ना, राइट ऑफ स्टॉपेज, ये इसको आप अप्लाई कैसे करोगे। फर्स्ट पॉइंट देखो, टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स। मतलब क्या? आप अपने एजेंट को बोल देते हो कि रिटर्न आ जाओ। आप अपने एजेंट को क्या कहते हो? टू रिटर्न बैक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स। मतलब अगर एजेंट को आप इंस्ट्रक्शंस देते हो कि वापस आ जाओ, तो अब ये पोजेशन किसके पास चला जाएगा? वापस सेलर के पास चला जाएगा। करेक्ट? सो सेलर बाय आस्किंग द एजेंट टू कम बैक, तो एजेंट वापस आ जाएगा, पूरा रिटर्न आ जाएगा, तो वापस से सेलर को एक्चुअल पोजेशन मिल जाएगा गुड्स का। करेक्ट? और सेकेंड पॉइंट क्या है? गिविंग नोटिस ऑफ क्लेम टू द कैरियर इन हुज पोजेशन द गुड्स आर। मतलब क्या? आप अपने एजेंट को बोल देते हो, आप अपने एजेंट को ये कह देते हो कि मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन आई है दैट बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है? तो आप उसे नोटिस दे दोगे सिर्फ, यू आर जस्ट गिविंग हिम नोटिस। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? आप उसे बोल देते हो कि वहीं पर रुक जाओ। ठीक है? जब you take actual possession, that means you are asking him to return back. If you are just the information, asking him to stop over there. देखो, आप जब सिर्फ उसे नोटिस दोगे ना, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है? वो रिटर्न वापस नहीं आएगा। हाँ, इफ यू आस्क हिम टू स्पेसिफिकली रिटर्न बैक, टू कम बैक, तो सेलर को क्या मिल जाएगा? उसका एक्चुअल पोजेशन मिल जाएगा। ठीक है? सो टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? कि वापस से रिटर्न आ जाओ,
गिविंग नोटिस टू द कैरियर इन हुज पोजेशन द गुड्स आर। मतलब या तो सेकंड ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द सेकंड ऑल्टरनेटिव, यू जस्ट गिव हिम अ नोटिस कि भाई बायर इंसॉल्वेंट हो गया है एंड दैट्स इट, यू डोंट टेल हिम एनीथिंग, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, सो ईदर ही विल स्टॉप ओवर देयर, राइट, और ईदर ही विल कम बैक। तो आप ऐसे राइट ऑफ स्टॉपेज को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। ओके, जस्ट लुक एट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमने कल ये पॉइंट्स पढ़ लिए थे 1 to 5, करेक्ट। ओके, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इट मींस राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, right of an unpaid seller to stop the goods in transit after he has parted with the goods। मतलब सेलर ने वो गुड्स किसको दे दिए थे, सेलर के एजेंट को दे दिए थे, करेक्ट। तो अब पोजेशन किसके पास है, सेलर के एजेंट के पास है, राइट। तो दिस इज द राइट वेयर एन अनपेड सेलर कैन स्टॉप द गुड्स। इट मींस दैट गुड्स आर इन ट्रांजिट, करेक्ट, बीच रास्ते में गुड्स हैं, despite which the seller can regain the possession of goods by stopping them in transit। मतलब क्या, अगर वो अपने एजेंट को बोल देता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, वापस से रिटर्न बैक आ जाओ, रिटर्न आ जाओ, ठीक है। तो जब वो एजेंट रिटर्न आ जाएगा तो सेलर को वापस से गुड्स का पोजेशन मिल जाएगा, करेक्ट, बस वही लिखा है। इट मींस दैट गुड्स आर इन ट्रांजिट डिस्पाइट विच द सेलर कैन रीगेन द पोजेशन बाय स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट। तो अगर वो अपने एजेंट को बोलता है कि रुक जाओ, आगे मत जाना, रिटर्न आ जाओ, तो उसका एजेंट भी क्या करेगा, उसका एजेंट भी वापस से रिटर्न आ जाएगा और वो गुड्स वापस से सेलर को हैंड ओवर करेगा। तो सेलर को वापस से क्या मिल जाएगा, गुड्स का पोजेशन मिल जाएगा, करेक्ट। बस इतना भी करोगे तो भी चलेगा। जस्ट रीड द फर्स्ट 3 लाइंस फॉर इंट्रोडक्शन, देन दीज 5 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या, जो राइट ऑफ स्टॉपेज है वो खत्म कब होगा। देखो, अब तक हमने ये तो देख लिया है कि ड्यूरेशन क्या है, कहां से स्टार्ट हो गया कहां तक खत्म होगा, ये हमने पढ़ लिया है। इसको एक्सरसाइज कैसे करना है ये भी हमने पढ़ लिया है। या तो आप अपने एजेंट को बोलोगे कि रिटर्न आ जाओ, या तो आप उसको बोलोगे वहीं पर रुक जाओ, करेक्ट। व्हेन यू आस्क हिम टू स्टॉप ओवर देयर, यू मियरली गिव हिम व्हाट, यू मियरली गिव हिम नोटिस, बस। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया है, वी हैव रेड द इंट्रोडक्टरी पार्ट, और ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमने कल ही खत्म कर ली थी। ठीक है, अब टर्मिनेशन के पॉइंट्स देखो कि कहां पर खत्म हो जाएगा, राइट। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, when the buyer or his agent acquires delivery of goods, the seller loses the right of stoppage of goods। when the buyer acquires delivery of goods मतलब क्या, अब देखो वापस से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शुरुआत से क्या था, सेलर ने गुड्स किसे दिए थे, सेलर के एजेंट को दिए थे, और ये किसके पास लेके जाता है, ये बायर के पास लेके जाता है, करेक्ट। इस दौरान हम क्या कहते हैं, गुड्स आर इन ट्रांजिट। ठीक है, अब सेलर के एजेंट ने फाइनली बायर के पास पहुंच के बायर को गुड्स दे दिए, ठीक है, और उसी वक्त सेलर एजेंट को कहता है कि बायर को गुड्स मत देना, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है, तो सेलर का एजेंट क्या कहेगा कि अरे मैंने तो बायर को गुड्स दे दिए। ठीक है, सी पहले फर्स्ट इवेंट क्या हुआ था, सेलर का एजेंट गेव द गुड्स टू द बायर, उसके बाद सेलर ने अपने एजेंट को इन्फॉर्म किया। तो ये वाला जो इवेंट है ना, ये पहले अकर हुआ था। कौन सा वाला इवेंट, जब एजेंट ने बायर को गुड्स सक्सेसफुली हैंड ओवर कर दिए थे। दिस इवेंट हैपेंड बिफोर, उसके बाद सेलर ने अपने एजेंट को कहा कि उसको गुड्स मत देना, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। ये सुबह 10 बजे हुआ था, ये 12 बजे हुआ था, ऐसे समझ लो। तो जब सेलर अपने एजेंट को कहेगा कि बायर को गुड्स मत देना, तो एजेंट क्या बोलेगा कि अरे मैं तो 2 घंटे पहले उसको गुड्स डिलीवर करके आया, करेक्ट। तो यहाँ पर गुड्स अब फाइनली किसके पास है, बायर के पास है, करेक्ट, बिकॉज दिस इवेंट अकर्ड बिफोर, सो गुड्स हैव फाइनली रीच्ड टू द बायर। तो अब स्टॉपेज ऑफ गुड्स का राइट कहां से एक्सरसाइज करोगे,
स्टॉपेज ऑफ राइट का ड्यूरेशन तो ये है ना, when goods are over here you can exercise right of stoppage, but then when they finally reach the buyer, उसके बाद कहां से एक्सरसाइज करोगे? ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 ऑफ टर्मिनेशन। तो अगर एक बार गुड्स बायर को फाइनली पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप ये राइट एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। ओके, दिस इज गिवन इन पॉइंट नंबर 1। ओके, लेट अस रीड इट अगेन। क्या लिखा है? when the buyer or his agent acquire delivery of goods, the seller loses the right of stoppage। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो, अगेन ये भी सिमिलर लाइंस पर है। क्या लिखा है? when after arrival to the appointed destination, carrier acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। okay, let us take an example। that the seller, okay, ये goods इसके पास कोई एजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जाके किसी को अपॉइंट करता है। ओके, देयर इज सम ट्रांसपोर्टेशन पर्सन, ओके, ये से अपॉइंट करता है, ये से गुड्स दे देगा, ठीक है, और ये जाके किसको देगा? बायर को गुड्स दे देगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला एजेंट है, ये ना ही सेलर से रिलेटेड है, ठीक है, ना ही बायर से रिलेटेड है, ही इज सम थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी। तो सेलर ने इसे एक रिसीट दी है, इसे गुड्स भी दे दिए हैं, ठीक है, और कहा है कि ये बायर को जाके डिलीवर करके आओ। ओके, नाउ व्हाट डज दिस पर्सन डू? दिस पर्सन गोज एंड फाइनली डिलीवर्स इट टू द बायर। Now supposedly if the buyer is not in his actual place of business, ठीक है, बायर का कोई एड्रेस है जहां पर बायर वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो दिस ट्रांसपोर्टेशन पर्सन इन्फॉर्म्स द बायर by of course giving certain kind of communication or maybe by calling him that he holds the goods on his behalf। कौन? दिस ट्रांसपोर्टेशन पर्सन। तो क्या लिखा है, एक बार वापस से पॉइंट में पढ़ लो। when after arrival to the destination, मतलब क्या ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पर्सन है, ये बायर के प्लेस ऑफ बिजनेस पर पहुंच चुका है, ठीक है, बट वहां पर बायर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। so when after the arrival to the appointed destination, carrier acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। तो ये जब ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी या जो भी पर्सन है, ये बायर के प्लेस ऑफ बिजनेस पर पहुंच जाता है, ठीक है, he reaches to that appointed destination but he finds that buyer वहां पर physically present नहीं है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन पर्सन informs the buyer that he holds the goods on his behalf। मतलब for the time being ये ट्रांसपोर्टेशन पर्सन is holding the goods on behalf of the buyer। ठीक है, तो जब ये एक्नॉलेजमेंट वहां बायर को चला जाता है, तो भी ये राइट ऑफ स्टॉपेज खत्म हो जाएगा। मेनली रीजन क्या है? फर्स्ट लाइन में लिखा है ये डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। कौन? दिस ट्रांसपोर्टेशन पर्सन हैज रीच्ड द डेस्टिनेशन। और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स कहां तक अप्लाई होता है? व्हेन दे आर इन ट्रांजिट। करेक्ट, ये तो डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, तो उसके बाद कहां से अप्लाई करोगे राइट ऑफ स्टॉपेज? करेक्ट, राइट ऑफ स्टॉपेज इज एप्लीकेबल व्हेन गुड्स आर इन ट्रांजिट। इतना बात समझ लो। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट के स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि जो कैरियर है या जो ट्रांसपोर्टेशन पर्सन है, ये अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। सो वंस ही रीचेस टू द बायर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, या जो भी बायर का एड्रेस है XYZ, तो वो डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। सो नाउ यू कैन नॉट अप्लाई राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स। क्लियर है? अच्छा, ये जो पॉइंट 3 है उससे बस कट कर लो, दिस इज नॉट देयर। ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ही है। तो पॉइंट 1 क्या था? व्हेन फाइनली बायर अक्वायर्स द डिलीवरी, तो एक बार बायर को मिल गए गुड्स, उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। और सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम पैरेलल लाइंस। व्हाट डज द सेकेंड पॉइंट से? दैट गुड्स हैव बीन अराइव्ड एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, तो दोनों केसेस में दे हैव समवॉट रीच टू द डेस्टिनेशन
or have been finally acquired by the buyer. और जो right of stoppage of goods है, ये apply कब होगा? When goods are in transit. When goods are in transit. Transit का मतलब क्या होता है? जब goods बीच रास्ते में होते हैं, तब आप ये right apply कर सकते हो. इन दोनों केसेस में बायर को या तो गुड्स मिल गए हैं या तो गुड्स डेस्टिनेशन पर अराइव हो चुके हैं. तो दोनों केसेस में दे हैव इनडायरेक्टली रीच्ड टू द बायर. तो व्हेन, और ये अप्लाई कब होता है ये वाला राइट? व्हेन गुड्स आर इन ट्रांजिट. ठीक है, क्लियर है सबको? पढ़ लो एक बार दोनों पॉइंट्स, रीड बोथ द पॉइंट्स. In the possession of when we say right of lien, in right of lien, the seller has the sole possession of the goods. It can be only exercised when seller is in the possession of the goods, and not the carrier or the bailee or even the buyer. In the case of right of stoppage in goods, right of stoppage of goods in transit, it can be only exercised when the goods are in the possession of carrier or bailee. It cannot. The goods are basically in the transit, and the possession should not be within the seller. So, and it is only applicable before the buyer receives goods. ठीक है, सही. हाँ, नेक्स्ट. नेक्स्ट कौन है? रोहन ना? बोलो रोहन. पॉइंट नंबर 2, पर्पस. पॉइंट 4 में क्या है? एंड एंड बिगिनिंग. करेक्ट. तो मैंने आपको राइट ऑफ लीन में क्या बताया था? व्हेन राइट ऑफ लीन एंड्स, राइट ऑफ स्टॉपेज बिगिंस. करेक्ट. ठीक है. नाउ लेट अस रीड व्हाट शशांक हैज written. Okay. Right of lien ends when the seller gives possession of goods to the carrier for delivery. Correct. Or right of stoppage of goods starts when lien ends. Perfect. And when goods is given to the carrier for delivery. ठीक है. तो बस वही बात है कि जब ये खत्म होगा, when right of lien will end, this will begin. और ये end कब होगा? When seller gives possession to any agent or carrier or whoever it is. और ये start कब होगा? When the agent is in the possession. ठीक है. और when goods are in transit. Okay. Point 4 एक बार पढ़ लेते हैं. Okay. It ends when possession is given to the carrier and it begins when the possession is given to the carrier. दोनों में बात एक ही है, सिर्फ that this is ending and that is beginning. ठीक है. Okay. Now what is point number 3? Right of lien can be exercised when the buyer fails to pay the amount. Correct. तो हम जब right of lien discuss कर रहे थे, तो उसका explanation क्या था? Seller अपने कब्जे में goods क्यों रखता है? Now if you remember, yesterday we had discussed 2 events. First event क्या होगा? First event payment होगा. Second event क्या होगा? Second event will be transfer of goods. तो जब तक first payment नहीं होता है, तो क्या second event होगा? The answer is no. तो राइट ऑफ लीन में सेलर करता क्या है? सेलर अपने कब्जे में ही गुड्स रखता है. और वो अपनी कस्टडी में गुड्स क्यों रख रहा है? बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर द बायर टू कम एंड पे फॉर द गुड्स. करेक्ट. तो अगर आप देखोगे तो देखो पॉइंट में क्या लिखा है. पॉइंट नंबर 3 राइट ऑफ लीन का पहले पढ़ लो. इट कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन द बायर fails to pay. Correct. So seller will keep the goods in his possession because buyer has not yet paid for the goods. And what is the explanation for this stoppage? And right of stoppage when the buyer becomes insolvent and the seller can sell it to someone else if he wants. ठीक है. तो देखो, अगर यहाँ पर हमने कल कुछ conditions पढ़े थे,
क्या कंडीशंस थे? जो 5 कंडीशंस हमने पढ़े थे, बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, करेक्ट? तो देखो वही रिपीटेड यहाँ पर रिपीट किया है, इवन इन द डिफरेंस इट कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, करेक्ट? तो यहाँ पर सेलर का एजेंट ये गुड्स को लेके जाता है किसके पास? बायर के पास। बीच रास्ते में सेलर को इंफॉर्मेशन आती है दैट बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, करेक्ट? और उसी रीजन से वो एजेंट को कहता है कि वापस आ जाओ, करेक्ट? तो ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज है, जब गुड्स बीच रास्ते में है, ये एक्सरसाइजेबल कब होगा? दिस पर्टिकुलर राइट व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, करेक्ट? तो बस वही दिया हुआ है उसमें भी। एंड द पॉइंट 2 सेज द पर्पस। राइट ऑफ लीन में क्या लिखा है? राइट टू रिटेन पोजेशन। इसमें दो ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रिटेन करना, और इसमें रीगेन करना। जब सेलर अपने पास ही गुड्स को रखता है, जब तक बायर आके पे नहीं करता है, तो सेलर कर क्या रहा है? सेलर इज रिटेनिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स टिल प्राइस हैज बीन पेड। तो यहाँ पर लीन में हम किसकी बात करेंगे? रिटेंशन की, ठीक है? और स्टॉपेज में हम किसकी बात करेंगे? सेलर एजेंट को क्या कहता है? वापस आ जाओ, रिटर्न। तो सेलर इसमें क्या कर रहा है? ही इज रीगेनिंग व्हाट? रीगेनिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स। तो इसमें वर्ड कौन सा यूज किया है लीन में? टू रिटेन। और स्टॉपेज में कौन सा वर्ड यूज किया है? रीगेन का, है ना? आप अपने एजेंट को वापस बुलाते हो तो वो वापस से आएगा, वापस से गुड्स आपको दे देगा, तो आपको गुड्स के ऊपर वापस से पोजेशन मिल जाएगा। सो यहाँ पर यू आर रीगेनिंग द पोजेशन और यहाँ पर यू आर रिटेनिंग द पोजेशन, ठीक है? सो जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। अगर आपको कंटेक्स्ट समझ गया है तो एज सच लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुका है इन पास्ट पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज राइट ऑफ लीन? राइट ऑफ लीन पूछा गया है, एंड उसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन डाउन द डिफरेंस बिटवीन लीन एंड स्टॉपेज, ठीक है? तो या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, देयर विल बी 2 सब पार्ट्स, ठीक है? सो मेक श्योर कि डिफरेंस के सिर्फ 4 ही पॉइंट्स हैं, तो इसमें से भी आप फिल्टर मत करना। लर्न ऑल द 4 पॉइंट्स, काफी सिंपल है। सिर्फ अगर आपको कंटेक्स्ट समझ जाता है एंड यू learn these points, the points of difference, then the content you can also write down, ठीक है? Just that meaning should not be changed. Okay, and the last right is right of resale. इसका आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। Okay, अब इसका मैं आपको देखो, हर राइट से अटैच्ड एक स्टोरी है ना? वो स्टोरी हम पकड़ के हर पॉइंट के साथ लिंक कर रहे हैं, सो इट्स हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है? रीसेल में भी देयर इज वन स्पेसिफिक एग्जांपल, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन, राइट ऑफ रीसेल, ठीक है? अब देखो, गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, गुड्स सेलर के पास ही हैं। बायर ने सेलर को ऑर्डर दे दिया है कि कुछ 100 kgs ऑफ व्हीट साइड में करके रखना, मैं कल आके लेके जाऊंगा, ठीक है? बायर ने एक ऑर्डर दे दिया है, either through a telephonic conversation or through a face to face agreement, whatever it is. बायर ने क्या कहा है? that keep 100 kgs of wheat aside. Okay, 100 kgs of wheat को आप साइड में रख दो मेरे नाम पर, मैं कल आके लेके जाऊंगा। तो सेलर ने ये ऑर्डर होने के बाद what did the seller do? The seller kept aside 100 kgs of wheat, है ना? उसने एक प्रोविजन करके रखा है। क्या करके रखा है? एक प्रोविजन करके रखा है कि मुझे 100 kgs ऑफ wheat का ऑर्डर आया है, तो बेटर क्या होगा कि मैं 100 kgs ऑफ wheat को अच्छे से पैक करके साइड में रख देता हूं, बिकॉज एक मैं इसका एक प्रोविजन मैंने बना के रख दिया है। Why am I making the provision? So that I don't sell it to the other customers, ठीक है? तो मैंने as a seller I have kept 100 kgs of wheat, मैंने साइड में करके रख दिया है। और बायर ने क्या कहा था कि मैं कल आके लेके जाऊंगा। Now it's been
अ वीक, इट्स बिन अ मंथ, इट्स बिन 2 months. बायर अब तक आया ही नहीं है, बायर अब तक आया ही नहीं है, इतना टाइम हो चुका है. इट्स बिन अ वीक, उसके बाद 1 महीना हो गया, उसके बाद 2 महीने हो गए. बायर डज नॉट शो अप. ओके, बायर डज नॉट शो अप. तो अब इसमें प्रैक्टिकली क्या लॉजिक अप्लाई किया जाएगा? क्या सेलर ये 100 kgs ऑफ व्हीट लाइफ टाइम बायर के उसके ऊपर रख देगा? विल ही कीप दिस प्रोविजन फॉर लाइफ टाइम? No, of course, this is something very sensible. He will not do that. So in such cases, what will the seller do? The seller will wait for a reasonable period. Correct? अगर बायर ने बोला है कि मैं कल आके लेके जाऊंगा, तो सेलर 1 हफ्ते तक रुकेगा, 2 हफ्ते तक रुकेगा, मैक्सिमम 1 महीने तक रुकेगा. करेक्ट? उसके बाद वो करेगा क्या? He will sell this 100 kgs of wheat to some new customer. He will what will he do? He will sell this 100 kgs of wheat to some new customer. तो इसमें उसने किया क्या है? He has resold the goods. He has resold the goods. क्लियर है सबको? तो हुआ क्या था, अगर मैं वापस से एक जिस्ट दे दूं आपको, तो बायर ने, ये जो ओल्ड बायर है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ओल्ड बायर, ये ओल्ड बायर ने सेलर को कहा था कि 100 kgs ऑफ व्हीट साइड में निकाल के रखना, मैं कल आके लेके जाऊंगा. तो सेलर ने भी अच्छे से पैक करके साइड में रख के उसे रख दिया था कि भाई बायर कल आके लेके जाएगा. बट बायर डज नॉट शो अप. इट्स बिन अ वीक, इट्स बिन 2 weeks, इट्स बिन अ मंथ. तो व्हाट विल द सेलर डू? द सेलर विल वेट फॉर अ रीजनेबल टाइम एंड देन एट द एंड ही विल ऑफ कोर्स सेल इट टू सम डिफरेंट कस्टमर, टू अ न्यू कस्टमर. करेक्ट? वो लाइफ भर तो उसका इंतजार नहीं करेगा. ठीक है? सो दिस पर्टिकुलर राइट डील्स विथ रीसेलिंग द गुड्स. ठीक है? अब रीसेल कब करेंगे, कैसे करेंगे? दोज रूल्स हैव बीन रिटन. ठीक है? नाउ देखो, प्रैक्टिकली अगर मैं तीनों राइट्स को एक शॉर्ट में अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ, आई विल राइट डाउन right of lien, right of stoppage, and right of resale. Correct? These are the 3 rights which have been given to whom? All the 3 rights have been given to the unpaid seller. सही बात है? Okay. Now, we have done with lien, we are done with stoppage. ठीक है, हमने रीसेल का भी थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देख लिया है. तो अगर हम एक छोटा सा एनालिसिस करें, तो जो राइट ऑफ लीन है और जो राइट ऑफ स्टॉपेज है ना, नो डाउट दे आर बेनिफिशियल टू द अनपेड सेलर, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. बट डोंट यू थिंक एक्चुअल बेनिफिट तो रीसेल से ही हो रहा है? एक्चुअल बेनिफिट अनपेड सेलर को कौन से राइट से हो रहा है? राइट ऑफ रीसेल से. देखो, जो राइट ऑफ लीन है और स्टॉपेज है, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू द अनपेड सेलर. बट क्या ये दोनों राइट एक्सरसाइज करके अनपेड सेलर को कोई फाइनेंशियली प्रॉफिट हो रहा है क्या? नहीं. राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज रिटेंशन या रीगेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, है ना. लीन मतलब अपने पास रखना, अपने कब्जे में रखना. और राइट ऑफ स्टॉपेज में क्या है? आप गुड्स को वापस बुला लेते हो. यू मेक श्योर दैट द गुड्स रिटर्न बैक. तो इससे हो क्या रहा है आपको? यू आर रीगेनिंग द पोजेशन, है ना. तो दोनों राइट्स में इवेंचुअली गुड्स सेलर के पास ही होते हैं. बट जब तक वो रीसेल नहीं करता है गुड्स को किसी न्यू कस्टमर को, क्या उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है बाय एक्सरसाइजिंग दीज 2 राइट्स? नो, राइट. ही इज नॉट गेटिंग एनी फाइनेंशियल प्रॉफिट. बट जब वो ये वाला स्पेसिफिक राइट एक्सरसाइज करता है, दैट इज राइट ऑफ रीसेलिंग ऑफ गुड्स, दैट मीन्स ही इज रीसेलिंग इट टू द कस्टमर, यानी उससे सेल्स बढ़ रहा है. सेल्स इंक्रीज होगा तो इवेंचुअली प्रॉफिट भी बढ़ेगा. So by exercising this particular right, he is in financial benefits, है ना. ये दोनों rights भी beneficial हैं, बट सिर्फ इस right exercise करने से उसे financial profits होते हैं, financial benefit होता है, if you say it in such terms. ठीक है? देखो, इन दोनों rights को भी तो right कहा है ना,
तो राइट तो है, राइट है मतलब इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट इन्वॉल्व है. No doubt, we are not speaking whether it's a right or not, whether it should be called as a right or not. They are rights, no doubt. But by exercising this particular right, he is actually in benefit financially. ठीक है? So make sure that you understand this difference also when it comes to comparing the three rights in one go. Okay, एक introduction पढ़ लेते हैं इसका. देखो, section 54. The right of resale is a very valuable right which is given to the unpaid seller. In the absence of this right, मतलब अगर suppose ये right of resale नहीं होता, in the absence of this right, the unpaid seller other rights that is against goods, that is lien and stoppage, would have not been much of use. क्या लिखा है? अगर right of resale नहीं होता और अगर सोगा में हम सिर्फ right of lien और right of stoppage पढ़ते, है ना, तो ये दोनों राइट्स इतने बेनिफिशियल नहीं होते जितना ये पर्टिकुलर राइट है. ठीक है, तो क्या लिखा है? रीड इट अगेन. इन द एब्सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट, द अनपेड सेलर्स अदर राइट्स कौन से हैं? लीन और स्टॉपेज. करेक्ट. अदर राइट्स अगेंस्ट गुड्स दैट इज लीन एंड स्टॉपेज वुड नॉट हैव बीन ऑफ मच यूज, because the rights only entitle the unpaid seller to retain the goods until paid by the buyer. देखो, right of lien में आप करते क्या हो? आप retain करते हो. और right of stoppage में what do? You regain. तो regain करोगे तो वापस goods किसके पास आ जाएंगे? seller के पास आ जाएंगे. Correct. So ये rights exercise करने से again I'll repeat, कोई financial benefit हो रहा है क्या? नहीं, goods वापस से आपके possession में आ जाते हैं. But when you actually resell, when you exercise the third right, which is the third right, right of resale, ये वाला जो अब हम पढ़ रहे हैं, रीसेल में होता क्या है? आप एक्चुअली वो गुड्स को उठा के कोई नए कस्टमर को बेच देते हो. सो व्हेन यू रीसेल, व्हाट इज इंक्रीजिंग? योर सेल्स इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट. करेक्ट. सो ये पर्टिकुलर राइट एक्सरसाइज करने से यू आर इन फाइनेंशियल बेनिफिट, यू एज इन द सेलर. ठीक है, चलो बाकी के हम जो रूल्स वगैरह हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे एंड देन वील बी डन विथ दीज थ्री राइट्स. ठीक है, फॉर टुडे कीप रिवाइजिंग द टू राइट्स, राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में लीन वाला जो राइट है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज राइट ऑफ लीन एंड व्हाट इज द डिफरेंस. ये वाला जो डिफरेंस अभी हमने पढ़ा. और जो राइट ऑफ स्टॉपेज है उसमें से आपको केस स्टडीज पूछी गई हैं, है ना. केस स्टडीज एज इन क्या, वो तो वी आर गोइंग टू राइट, बट केस स्टडीज का मैं क्वेश्चन अगर आपको दे दूं तो राइट ऑफ स्टॉपेज की केस स्टडीज देखो कैसी आती हैं. द सेलर हैंडेड ओवर द गुड्स टू हिज एजेंट. ये एजेंट लेके जा रहा है. ठीक है, ये एजेंट 1 Jan को लेके गया और फाइनली बायर को गुड्स मिले थे 25 Jan को, ऐसे. ठीक है, बायर को गुड्स कब मिले? 25 Jan को. क्वेश्चन ये आता है दैट कैन द सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स ऑन 25 Jan. कैन सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स ऑन 25 Jan? बताओ, कैन ही डू सो? यस और नो? Obviously the answer is no. Correct. So he cannot exercise the right of stoppage of goods on 25 Jan. क्यों? क्योंकि बायर को गुड्स मिल चुके हैं 25 तारीख को. अगर आपको राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स अप्लाई करना है, एक्सरसाइज करना है, तो आप कब तक एक्सरसाइज कर सकते हो? टिल 25 Jan एंड नॉट ऑन 25 Jan. करेक्ट. तो अगर मैं यहाँ पर आंसर लिख दूं तो आंसर क्या होगा? If you want, even you can write this particular question. The seller, I'll write down, seller can exercise right of stoppage of goods till 25 Jan and not on 25 Jan. क्लियर है सबको? लिख लो ये सेंटेंस.
ठीक है, बाकी के जो रूल्स हैं रीसेल के दैट विल सी टुमारो. ओके, कीप रिवाइजिंग,